ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का अर्थ किसान होता है। मतलब जो रैयत है, रैयत का मतलब क्या हो गया? किसान हो गया। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा करता था, उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि किसान जो है ना, वो भू राजस्व जो कर है वो सीधे तौर पर कंपनी के जो है राजकोष में जाकर जमा किया करता था, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। इस व्यवस्था में किसान और अंग्रेजी के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। जो किसान हैं और अंग्रेजी कंपनी है, इनके बीच में जो है ना कोई बिचौलिया, बिचौलिया का मतलब दलाल है ना, जो बीच में काम करता है, वो नहीं हुआ करता था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का अगर देखा जाए जनक के रूप में, तो वो टॉमस मुंडो होंगे, कैप्टन रीड होंगे, क्योंकि इन्होंने ही जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में मद्रास के जो है बड़ा महल में लागू किया गया था। इसको जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसको एक प्रयोग के तौर पर 1792 ईस्वी में जो है ना मद्रास का जो बड़ा महल है वहाँ पे इसको लागू किया गया। देखा गया कि यह व्यवस्था कैसे काम करता है ना। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू था। यह व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र मतलब जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र, पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्र के जो है सबसे अधिक हिस्सों पे, लगभग 51% हिस्सों पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। यह व्यवस्था दक्षिण भारत के अंतर्गत मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे क्षेत्र में लागू था। यह जो व्यवस्था है दक्षिण भारत के अंतर्गत जो मुंबई का जो क्षेत्र था और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू किया गया था। मद्रास में इस व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से टॉमस मुंडो को मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। कह रहा है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को है 1820 में पूरा जो मद्रास का क्षेत्र है ना वहाँ पे लागू किया गया, और इसको सफल बनाने के उद्देश्य से जो है जो टॉमस मुंडो थे, टॉमस मुंडो को मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लागू कब किया गया संपूर्ण मद्रास के क्षेत्र में? 1820 में। अब प्रायोगिक तौर पे कब लागू किया गया था? 1792 में। कहाँ? मद्रास के बड़ा महल में। टॉमस मुंडो इस पद पर 1820 से 1827 तक रहे। टॉमस मुंडो जो है गवर्नर जनरल के पद पर जो है, मद्रास के गवर्नर जनरल के पद पर जो है 1820 से 1807 तक रहे, है ना, मतलब लगभग 7 साल। रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व दर 1/3 भाग हुआ करता था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो है इसको 30 साल के लिए लागू किया गया, 30 वर्ष के लिए लागू किया गया था इसको, है ना। और इस व्यवस्था में जो भू राजस्व की जो दर है, भू राजस्व की जो दर है ना, वो 1/3 रखा, मतलब 1/3। कहने का मतलब जैसे ये भूमि है, ठीक, इस भूमि को 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3। तो कहने का मतलब ये जो एक हिस्सा है ये जो है ना कर के रूप में अंग्रेज को दिया जाता था, और ये जो 2 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा ये जो है ना किसान स्वयं अपने पास रखते थे। इस व्यवस्था में किसान तब तक भूमि का मालिक माना जाता था जब तक कि समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व जमा किया करता था। मतलब किसान जो है तभी तक अपने भूमि का मालिक होगा जब तक वो जो है ना अंग्रेजी कंपनी के जो राजकोष में जो है भू राजस्व जमा किया करेगा। अगर जमा नहीं करेगा तो वो अपनी जमीन का मालिक नहीं होगा।
रैयतबाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों की को ही जमींदार बना दिया। जो रैयतबाड़ी व्यवस्था था वो अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। तो अंग्रेजों को क्या बना दिया? जमींदार, है ना, मतलब जमीन का मालिक अंग्रेज ही हो गया। महालबाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ होता है गांव। इस बात ध्यान रखना, पूछेगा कि महाल का अर्थ क्या होगा? महाल का अर्थ गांव। वैसे ही रैयत का अर्थ क्या था? किसान। यह भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गांव के मुखिया किसान से भू राजस्व की वसूली करता था। अब भू राजस्व अंग्रेज कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। कह रहा है कि जो मतलब यह जो भू राजस्व वसूली एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो गांव के जो कोई मुखिया होता था, कोई प्रमुख होता था, वो जो है ना भू राजस्व की वसूली कर लेता था और जाके अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर देता था। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता था। पूछेगा कि महालबाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। और रैयतबाड़ी के टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड। महलबाड़ी के हॉल्ट मैकेंजी। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य से पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू हुआ करता था। जो महलबाड़ी व्यवस्था है ना, वो जो है पंजाब के क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है लागू था महलबाड़ी व्यवस्था। हम लोगों ने देखा था कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है मुंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर था। कह रहा है कि जो महलबाड़ी व्यवस्था है ना, जो संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र जो है, मतलब ब्रिटिशों द्वारा जो शासित क्षेत्र के जो है 30% हिस्सा पर जो है ना आपको महलबाड़ी व्यवस्था था, और रैयतबाड़ी 51%, महलबाड़ी 30%। अब देखेंगे इजारेदारी प्रथा है क्या। ठीक, इजारेदारी प्रथा यह व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर के अपनाया गया था, है ना। कह रहा है जो इजारेदारी प्रथा है, जिसे हम कहते हैं फार्मिंग सिस्टम, है ना, यह जो व्यवस्था है 1772 में, कब? 1772 में, है ना, जो वारेन हेस्टिंग्स थे ना, उन्हीं के द्वारा जो है यह भू राजस्व व्यवस्था जो है अपनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की वसूली का अधिकार जमींदार को न देकर ठेकेदार को दिया जाता था, और उन ठेकेदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाया करता था। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इजारेदारी प्रथा में था, ठेकेदार को जो है ना भू राजस्व जो कर है वसूली करने के लिए उसको नियुक्त किया जाता था। अब वो कैसे नियुक्त होते थे? तो वो नियुक्त होते थे आपको बोली लगाकर, मतलब जो जितना बोली लगाएगा उसको जो है भू राजस्व कर वसूली करने का जो है अधिकार दिया जाएगा, है ना। यह व्यवस्था शुरुआती दिनों में 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। पूछेगा कि इजारेदारी प्रथा शुरुआती दिनों में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। जिस कारण इस व्यवस्था को पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहा गया। मतलब जिस वजह से जो है इस व्यवस्था को क्या बोला गया था? तो पंचवर्षीय व्यवस्था भी बोला गया। अब देखेंगे हम अस्थाई बंदोबस्त। राजा राम मोहन राय और आरसी दत्त जैसे भारतीयों ने अस्थाई बंदोबस्त का समर्थन किया था। जो राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक हुए, और आरसी दत्त जी, है ना, जैसे भारतीयों ने जो है अस्थाई बंदोबस्त का क्या किए थे? समर्थन किए, है ना। आरसी दत्त ने अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू करने की सिफारिश की। जो आरसी दत्त जी थे उन्होंने जो है अंग्रेजों से सिफारिश की कि आप पूरे भारत में जो है ना अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दीजिए। किसको लागू कर दीजिए? अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दीजिए, है ना। तिनकठिया प्रथा। अब देखेंगे तिनकठिया प्रथा है क्या। तो यह प्रथा बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषक को लेकर लागू किया गया था।
इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज जमींदार किसानों को 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने को लेकर के विवश किया करता था। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जो बिहार का जो चंपारण वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो है ना नील की जो खेती करने वाले जो किसान थे, है ना, उस पर जो है यह व्यवस्था जो है लागू किया गया, है ना। इस व्यवस्था के जो अंतर्गत जो है ना जमींदार जो है, जो अंग्रेज जमींदार है, वो किसानों से यह कहा करते थे कि आप 20 कट्ठा भूमि के जो है ना 3 कट्ठा भूमि पर अगर आपके पास 20 कट्ठा भूमि है तो आपको 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी होगी, है ना। और इसी व्यवस्था को जो है 3 कठिया प्रथा कहा गया है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति जो है समाप्त हो जाती। किसान जो है चाहता था कि हम नील की खेती नहीं करें, क्योंकि नील की खेती करने से क्या होता था, खेत की जो है उपज शक्ति मतलब उर्वरा शक्ति, उपज शक्ति जो है वो खत्म हो जाती थी। और दूसरी बात यह भी थी कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई। करा है कि जर्मनी में जो है ना आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई, जिस कारण जो भारतीय नील की जो मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो गया। इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर ही महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह करा है। ये जो 3 कठिया प्रथा था ना, इसी को खत्म करने को लेकर जो है महात्मा गांधी जो है 1917 में, अप्रैल 1917 को कब आए थे, अप्रैल 1917 में जो है चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए, जिससे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। जिसे क्या कहा गया, चंपारण सत्याग्रह कहा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को खाना पर बुलाया और इरविन का खाना बनाने वाला था बत्तख मियाँ। जब चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी को जो है ना लॉर्ड इरविन जो है क्या किए, खाना पर बुलाए महात्मा गांधी को, है ना। और इरविन का जो खाना बनाना था ना वो बत्तख मियाँ था, एक मुस्लिम थे। इरविन ने बत्तख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को लेकर कहा, लेकिन बत्तख मियाँ गांधी जी के दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। कहने का मतलब ये हो गया कि जब इरविन महात्मा गांधी को खाना पर बुलाए तो खाना जो है महात्मा गांधी खाना खाने को लेकर तैयार नहीं हुए, तो इरविन ने कहा ठीक है आप खाना नहीं खाइएगा ना तो दूध पी लीजिए ना, दूध जो है पी लीजिए, दूध पी लीजिए। और दूध में क्या किया, जो है जहर मिलाने को लेकर के जो है बत्तख मियाँ को कहा, है ना। मतलब ये उनका खाना बनाना था, बत्तख मियाँ ने कहा कि भाई तू जो है ना दूध में जहर मिला दे, लेकिन बत्तख मियाँ जो है दूध में जहर नहीं मिलाए, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि बत्तख मियाँ ने जो है गांधी जी की जान बचाई। चंपारण सत्याग्रह के कारण ही 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ। जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ उसके पश्चात ही जो 3 कठिया प्रथा है खत्म हो गया। यह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह जो सफल रहा। इस सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। कह रहा है कि गांधी जी की जो है यह पहली सत्याग्रह थी जो सफल रहा भारत में, है ना। और इस सत्याग्रह के सफल पर जो है ना जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, है ना। उन्होंने जो है गांधी जी को किसकी उपाधि दी, महात्मा की। ध्यान रखना महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। और गांधी जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किया, गुरु की उपाधि दी। तो पूछेगा कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी उपाधि दी, गुरु की। अब हम जानेंगे कि ददनी प्रथा है क्या। वैसी प्रथा जिसके अंतर्गत अंग्रेज, कौन भाई, अंग्रेज भारतीय किसान व्यापारी को अग्रिम राशि देकर करारनामा करा लेता था कि भारतीय किसान या व्यापारी उस वस्तु को अंग्रेज के हाथ ही बेचेंगे। मतलब ददनी प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज जो है भारतीय किसान को, है ना, व्यापारी को जो है पहले
उसको कुछ पैसा दे देता था, वो करारनामा करा लेता था, एगो बॉन्ड बनवा लेता था कि भाई देख, तुम जो खेत में जो उगाएगा है ना, वो सिर्फ तुम अंग्रेज से ही बेचेगा, है ना। तो भारतीय किसान व्यापारी उस वस्तु को किसके हाथ बेचते थे? अंग्रेज के हाथ। दुबली हाली प्रथा, अब हम जानेंगे कि दुबली हाली प्रथा क्या है। यह प्रथा मुख्यतः पश्चिम भारत में सूरत के क्षेत्र में लागू था। इस प्रथा के संबंध में बंधुआ मजदूरी से रहा है। इस प्रथा के अंतर्गत कृषक दास या गुलाम अपनी संपत्ति का मालिक अपने मालिक को ही मानता था। कहने का मतलब ये हो गया कि दुबली हाली प्रथा के अंतर्गत यह प्रथा जो है ना, मुख्यतः पश्चिम भारत, कौन से भारत? पश्चिम भारत के जो सूरत वाला क्षेत्र है, सूरत वाले क्षेत्र में जो है ना लागू था। मतलब पश्चिम भारत के जो सूरत वाला क्षेत्र में जो है दुबली हाली प्रथा लागू था। इस प्रथा का संबंध जो है बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? कि बंधुआ मजदूर मतलब जो है बंध जाना, मतलब आप उसी के यहाँ जो है काम धंधा करते हैं, है ना। तो बंधुआ मजदूर से रहा है। इस प्रथा के अंतर्गत जो कृषक है, मतलब किसान, कृषक, दास है ना, या गुलाम जो है अपना जो है ना, या अपने संपत्ति का मालिक जो है ना, अपने मालिक को भी मानता था। मतलब उसके पास जो भी संपत्ति है, पैसा रुपया, उस सब का मालिक कौन होगा? उसका मालिक ही होगा। भारत की संसद ने 1976 में अधिनियम पारित करके अब बंधुआ मजदूर को समाप्त कर दिया। जो हमारी भारतीय संसद ने सबसे अच्छा काम किया, 1976 ईस्वी में एक अधिनियम को पारित किया और बंधुआ मजदूरी को जो है समाप्त कर दिया कि हाँ भाई आज से बंधुआ मजदूरी समाप्त, है ना। तो भारतीय संसद ने अधिनियम कब पारित किया? 1976 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे जो महलबारी व्यवस्था था, मैप पे समझते हैं 30% भाग पे था महलबारी व्यवस्था, और ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुछ जगह पर लागू था। उसके बाद जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त जो है संपूर्ण भारत के 19%, मतलब अंग्रेज शासित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू था। कौन? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू था, है ना। उसके बाद है रेतबाड़ी व्यवस्था। रेतबाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर, है ना। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में लागू था, साउथ के क्षेत्र में। अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए रेलवे का विकास, उद्योगों का विकास, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास किया, लेकिन ध्यान रहे कि अंग्रेज अपने मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया। अंग्रेज जो है जब भारत में वो शासन कर रहे थे, इस दौरान अंग्रेज जो है ना भारत में रेलवे का विकास किए, उद्योग का मतलब फैक्ट्री वगैरह सब जो होता है उसका विकास किए, शिक्षा का विकास किए, शिक्षा के भी क्षेत्र में काम किए, है ना। प्रेस का भी विकास किए। तो ये सब जो काम किए ना, लेकिन वो अपने मन मुताबिक किए, अपने लाभ के तौर पर किए, है ना। ऐसा नहीं कि हम भारतीयों के हित में ये सब काम किए, वो अपने लिए काम किए, है ना, जिससे उसका लाभ हो। भारत में रेलवे के विकास को लेकर विभिन्न विद्वानों की निम्न टिप्पणियां हैं। भारत में जब रेलवे का विकास हुआ तो कई सारे विज्ञान ने अलग अलग जो है इस पर टिप्पणी की है ना, या फिर इसकी आलोचना की है, कह सकते हो ये भी बात। अर्नाल्ड इन्होंने ही कहा है कि भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जो काम अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक नहीं कर पाए। भारतीय रेलवे ने भारत की एकीकृत किया। जो अर्नाल्ड विद्वान थे ना, अर्नाल्ड, वो भी एक अंग्रेजी थे। अर्नाल्ड जो थे एक विद्वान थे, इन्होंने कहा कि जो भारतीय रेलवे जो है ना वह करके दिखाया जो अकबर और टीपू जैसे जो निरंकुश शासक थे, है ना। अकबर और टीपू जैसे जो निरंकुश शासक जो है नहीं कर पाए, है ना। भारतीय रेलवे ने भारत को एकीकृत किया। कहने का मतलब जो ये भारत है मान लो, तो इसको एकीकृत करने का काम किया, इसको जोड़ने का काम किया, है ना, इसको जोड़ने का काम किया। कहने का मतलब ये हो गया, है ना। कार्ल मार्क्स इनका मानना था कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला मौजूद हो तो उस देश में तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण करने से कोई नहीं रोकता है।
जो कार्ल मार्क्स थे उनका कहना था अगर आप किसी भी देश में अगर लोहा और कोयला अगर पहले से वहाँ मौजूद है, वहाँ लोहा कोयला पहले से मौजूद है और उस देश में आप तकनीक पहुँचा देंगे तो फिर उस देश को जो है ना आधुनिकीकरण से कोई रोकबे नहीं करेगा, वो देश विकास की ओर बढ़ने लगेगा, है ना। तो ध्यान रखना, एक अर्नाल्ड का एक कार्ल मार्क्स का। अर्नाल्ड ने कहा कि जो अकबर और टीपू जैसे जो निरंकुश शासक थे उन्होंने जो नहीं कर पाया मतलब भारत को जोड़ने में, वो जो है अंग्रेज जो है अंग्रेजी रेलवे ने कर दिखाया। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि जहाँ अगर लोहा कोयला पहले से मौजूद है उस देश में अगर तकनीक पहुँचा देंगे तो वो देश जो है आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता उस देश को। अब हम अगला देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों द्वारा भारत में किया जाने वाला रेलवे का विकास उसी समान है जिससे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। मतलब बाल गंगाधर तिलक जो थे इनका मानना था कि अंग्रेज द्वारा जो भारत में जो रेलवे का विकास किया गया है ना, ये उस समान है जैसे मान लो कि हम किसी और की पत्नी को देख करके कि हंसी खुशी को देख करके जो है मतलब उसकी खूबसूरती को देख कर जो हम खुश हो रहे हैं ना, कहने का मतलब यही हुआ। भारतीय प्राचीन काल से सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाला देश रहा है, लेकिन अंग्रेज भारत से कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात कर देता था और ब्रिटेन में बने वस्त्रों का भारत लाकर व्यापार करता था। देखो अंग्रेज कितना चालाक था। जो प्राचीन काल से ही जो है ना हमारा भारत जो है सूती वस्त्र का जो है सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, लेकिन अंग्रेज जो है ना वो भारत से कच्चा माल लेके जाता था, अपने यहाँ जो है उसको तैयार करके कपड़ा बना करके और फिर हम ही को लाके जो है उसको बेच दिया करता था। इस पर कुछ विद्वानों ने भी टिप्पणी की है। जो अंग्रेज की जो ये हरकत थी इस पर भी कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, सूती वस्त्र के घर को भारत विदेशी कपड़ों से भर दिया। कहने का मतलब ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो सूती वस्त्र का जो घर है ना उसको अंग्रेजों जो है ना क्या किया, विदेशी कपड़ों से जो है भारत को भर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने कहा था कि जो बुनकर की जो हड्डी है ना, बुनकर की हड्डी है ना, हड्डी से भारत की भूमि सफेद हो गई है। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुसत्ता स्थापित किया था, भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया। बिल्कुल देखा जाए तो अंग्रेज जो है भारत में जो है का जो आगमन कहा जाए तो वो 1757 के प्लासी के युद्ध से ही भारत जो है उसका धीरे धीरे जो है भारत में प्रभुत्व बढ़ा, बंगाल के क्षेत्र में, है ना। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक देश अपने मातृ देश को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर उस देश को आर्थिक शोषण और उत्पीड़न करता है। पूछेगा कि उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए, तो उपनिवेशवाद का अर्थ यह होता है कि एक देश मतलब कोई भी देश अपनी मातृ देश में, है ना, मतलब अपने देश को जो है लाभ पहुंचाने के लिए जो है ना वो दूसरे देश का क्या करते हैं, उस दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और फिर उस देश का जो है ना आर्थिक शोषण और उत्पीड़न करता है, आर्थिक शोषण भी करता है और उत्पीड़न भी करता है। ब्रिटेन उपनिवेशवाद के कुल 3 चरण हैं, जिसमें उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो है ना कुल 3 चरण हैं, जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसके 3 चरण। तो प्रथम चरण को बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक पूंजीवाद। प्रथम चरण को वाणिज्यिक पूंजीवाद कहलाता है। 1757 से 1813 तक के कालखंड को उपनिवेशवाद के प्रथम चरण का पूछेगा। 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक के जो कालखंड है इसको हम बोलते हैं प्रथम चरण पूंजी, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो प्रथम चरण थे ये वाणिज्य पूंजीवाद, है ना। तो 1757 से 1813। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण मतलब दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, औद्योगिक। पूछेगा कि उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण क्या कहलाता है, औद्योगिक पूंजीवाद, जिसका कालखंड है 1813 से लेकर 1858 तक का कालखंड उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण। तो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण 1757 से 1813 जिसे हम वाणिज्य पूंजीवाद कहें। उसके बाद
उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा गया है, जिसका कालखंड 1813 से 1858 तक रहा है। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण जो है ना वित्तीय पूंजीवाद है ना, कहलाता है, जो 1858 से 1947 के कालखंड को उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, मतलब ब्रिटिश के उपनिवेशवाद के जो 3 कालखंड बना। पहला कालखंड था वाणिज्य पूंजीवाद, जो 1813 से 1757 से 1813 तक था। द्वितीय पूंजीवाद, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा गया है, जिसका कालखंड 1813 से 1858 रहा है। तृतीय पूंजीवाद है ना, जिसे जो है वित्तीय पूंजीवाद कहा गया है, तो इसका कालखंड जो है 1858 से 1947 तक है। अंग्रेज ने भारत में कृषि का वाणिज्यकरण किया। कृषि का वाणिज्यकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को छोड़ करके वैसे वस्तु का उत्पादन करने लगे जिसकी मांग बाजार में हुआ करती थी। करा है अंग्रेज जो है ना भारत में कृषि का वाणिज्यकरण भी किया, मतलब वाणिज्यकरण किया है ना। और वाणिज्यकरण के दौरान उन्होंने क्या किया कि भारत में वैसे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है वो करना शुरू कर दिए जिसकी मांग बाजार में ज़्यादा हुआ करता था, और जिसकी मांग नहीं हुआ करता था उसको छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए तंबाकू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नील। तो अंग्रेज जो है ना भारत में तंबाकू का उत्पादन भी खूब किया, कपास का भी किया, चाय का भी किया, कॉफ़ी का भी किया, नील का भी किया, क्योंकि इसी सब का मांग खूब ज़्यादा था। जो खाद्यान्न फसल था उस सब का मांग कम था तो उस सब का नहीं किए, लेकिन तंबाकू का, कपास का, चाय का, कॉफ़ी का, नील और भी कई सारे फसल हैं, इनका खूब उन्होंने उत्पादन किया अंग्रेजों ने भारत में किसानों की मदद से। अंग्रेज ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। इस पर सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। अंग्रेज जो थे वो तो भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, जिस पर सबसे पहले जो है ना दादा भाई नौरोजी एक पारसी धर्म के थे, ये है ना। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीयों का जो ध्यान है ना वो क्या किया, इसकी ओर जो है केंद्रित किया, आकृष्ट किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, जिसके तहत दादा भाई नौरोजी ने बतलाया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का स्वीकार करा है कि दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। जो धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है उस पर है, और इसका अर्थ होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। पूछेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया या धन के निष्कासन का सिद्धांत का अर्थ क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जिसके दादा भाई नौरोजी ने क्या बतलाया था कि भारत का जो धन है वो भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे जो भारतीय कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये भी बतलाया है। और 1896 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, पूछेगा 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है ना कांग्रेस ने जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत को क्या कर दिया, स्वीकार किया। मतलब दादा भाई नौरोजी ने जो बात कही थी उसको स्वीकारा कि हाँ दादा भाई नौरोजी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो जो है हम बनाते रहेंगे, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन हमने समझाया है PDF के माध्यम से ही, लेकिन हमने समझाया है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।